नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हमने रीट की अच्छी तरीके से सारी क्लासें दी है। मैंने सारे टॉपिक मैंने करवाए, कंप्लीट करवाए हैं। अब हम आज बात करते हैं इसमें रीट के नहीं है, इसमें हम कोई सी भी जो जितनी भी एग्जाम दे रहे हैं, संस्कृत की जितनी भी एग्जाम है वो सारी हम इससे, क्योंकि ग्रामर कभी चेंज नहीं होती, ग्रामर तो सेम होती है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले व्याकरण परिचय। क्या पढ़ते हैं? व्याकरण परिचय। भाषा की उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे? भाषा की उत्पत्ति। यानी भाषा शब्द है, भाषा शब्द में क्या है कि भाष धातु है और टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय में क्या होगा, टाप का आशेष रहता है, तब जाकर के क्या बनता है, वो भाषा बनता है। यानी टाप प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं सारे। भाषा शब्द में भाष धातु होती है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना। यानी जो भाष धातु है, भाषा शब्द में भाष धातु होती है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। भाषा की परिभाषा, जिसे बोला जाए अथवा कहा जाए, जिससे मनोभावों की अभिव्यक्ति व्यक्त होती है, उसे भाषा कहते हैं। यानी जिसे कहा जाए, जिसे बोला जाए और जिससे मनोभावों की अभिव्यक्ति व्यक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा को दो भागों में विभक्त किया गया, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होगी कि जहां वाक्य ध्वनिबद्ध होते हैं वह मौखिक भाषा होती है। अर्थात जहां वाक्य ध्वनिबद्ध यानी जो बोल करके, यानी इसमें हम सामान्य भाषा में भी कह सकते हैं कि अपने मनोभावों को बोल करके प्रकट करें। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे मन में जो भाव है मैं बोल करके प्रकट कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया आपका? मौखिक भाषा। और जैसे लिखित भाषा, यानी मैं जैसे लिख करके प्रकट कर रहा हूं, यानी मेरे मन के जो भाव है वो लिख करके आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? एक लिखित भाषा हो जाएगा। तो इसीलिए तो कहा गया कि लिपिबद्ध। यानी लिखित भाषा क्या होगा कि जहां वाक्य लिपिबद्ध होते हैं वह लिखित भाषा होती है, और जहां वाक्य ध्वनिबद्ध होते हैं वो मौखिक भाषा। यानी जहां वाक्य को लिख करके प्रकट किया जाए, दिखाया जाए, वह लिखित भाषा होगी। जहां वाक्य को बोल करके बताया जाए, यानी अपने मन के भावों को बोल करके बताया जाए, तो वो क्या हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। भाषा को विषय वस्तु के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो क्या है? व्याकरण, और एक क्या है? साहित्य। यानी जो भाषा है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। व्याकरण है वि और आंग उपसर्ग पूर्वक डुक रहे धातु में लुट प्रत्यय के सहयोग से व्याकरण शब्द बनता है। देखिए, व्याकरण शब्द है, आपको पता है वी ई को क्या हो जाएगा? ये, तो इसमें ये हो गया, आ को मिला दो, आंग की लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? व्या। और डू और ये में क्या हो जाएगी? इत्संज्ञा हो जाए, लोप हो जाएंगे तो क्या बनेगा? क्री। क्री में क्या हो जाएगा? री को क्या हो जाएगा? अर्गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा? व्याकरण। व्याकर। और लुट में से क्या होता है? यू शेष रहता है, और एक सूत्र होता है यू और ना को। यू और ना को सूत्र क्या कहता है कि यू के स्थान पर अन, और न को क्या हो जाएगा? नतु हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका? व्याकरण। इस तरीके से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है, यानी व्याकरण शब्द बनता है। आगे दे रखा है कि व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि व्याकरण की परिभाषा को आदि लिख करके छोड़ देते हैं और सेंटेंस पूरा करवाते हैं, और वो ऑप्शन में देते हैं। यानी जब तक हमें कंप्लीट याद नहीं होगा, जब तक उसको हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दे रखा है कि जो शुद्ध शब्दों की रचना करे, यानी जो शुद्ध शब्दों की रचना करे या शुद्ध शब्दों का निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। देखिए, जिससे भाषा में शुद्धता का ज्ञान होता है, यानी जिससे भाषा में शुद्धता का ज्ञान होता है, यानी स्पष्टता का ज्ञान होता है, उसे हम भाषा कहते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि शब्दों और वर्णों के मध्य में जो संदेह होता है, और उस संदेह को, उस शंका को दूर करने के लिए भी व्याकरण को काम में लिया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिस प्रकार एक होता है ना, कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसकी पहचान होती है, यानी उसके मुख को देख करके उसकी पहचान होती है, तो सेम उसी प्रकार व्याकरण को भी देख करके, यानी व्याकरण को देख करके ही वेदों की पहचान होती है, अर्थात संस्कृत की पहचान होती है। ठीक है, तो व्याकरण का आना अति आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको। यदि व्याकरण ठीक आ गया तो संस्कृत, ये सोचिए कि आप संस्कृत का ठीक प्रकार से उच्चारण भी कर सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, स्पष्टता हो जाएगी फिर। ठीक है, आप एक बार इसका ऐसे करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं व्याकरण के उद्देश्य, यानी व्याकरण के उद्देश्य। भाषा में उपयोगिता या प्रायोगिकता का महत्व सिद्ध करने के लिए व्याकरण अध्ययन किया जाता है। यानी भाषा में उपयोगिता, प्रायोगिकता का महत्व सिद्ध करने के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। संस्कृत के उद्देश्य देखिए, व्याकरण से ही भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। यानी जो व्याकरण होता है उससे ही क्या होता है कि भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। यानी जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता, जब तक हम भाषा को ठीक प्रकार से न तो समझ सकते हैं न पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण से ही भाषा की शुद्धता होती है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम क्या करें, भाषा को एकदम स्पष्ट और शुद्ध तरीके से बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। व्याकरण से ही व्याकरण से ही भाषा के गुण दोषों का ज्ञान होता है। यानी जो व्याकरण है, व्याकरण से क्या होता है कि भाषा के गुण दोषों का क्या होता है, ज्ञान होता है। व्याकरण से ही भाषा में ध्वनि तत्वों अर्थात उच्चारण स्थान व मात्राओं का ज्ञान होता है। यानी जो व्याकरण होती है, व्याकरण से हमें क्या होता है कि भाषा में जो ध्वनि तत्व होते हैं, यानी जो उच्चारण स्थान है और जो मात्राएं हैं, मात्राओं का क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, आगे दे रखा है यहाँ पर, व्याकरण से ही भाषा स्थानांतरण। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि व्याकरण से क्या होता है कि भाषा का जो स्थानांतरण होता है, यानी जो अनुवाद किया जाता है, जैसे हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में जब हम अनुवाद कार्य करते हैं तो यहाँ व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। जैसे हिंदी से संस्कृत में हम व्याकरण करते हैं तो हमें व्याकरण का अच्छी तरीके से हिंदी अनुवाद करते हैं तो व्याकरण का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, कैसे होना चाहिए, देखिए यह दे रखा है कि व्याकरण से ही भाषा स्थानांतरण, जो अनुवाद किया जाता है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, व्याकरण के भेद, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। यानी व्याकरण के दो भेद होते हैं, एक तो लौकिक व्याकरण होती है और एक वैदिक, अर्थात वैदिक और लौकिक व्याकरण होती है। ठीक है, यह दे रखा है वैदिक व्याकरण। क्या दे रखा है, वैदिक व्याकरण जो वेदों में शुद्ध व अशुद्ध का बोध करवाए। देखिए वैदिक व्याकरण तो उससे कहते हैं जो वेदों में शुद्ध और अशुद्ध का क्या करवाए, बोध करवाए, तो वो तो क्या हो जाएगी, आपकी वैदिक भाषा हो जाएगी। ठीक है, आगे हम इसके वैदिक के बारे में और पढ़ रहे हैं। वैदिक व्याकरण जो वेदों में शुद्ध अशुद्ध का बोध करवाए उसे हम वैदिक भाषा कहते हैं। ये लौकिक भाषा है, लौकिक भाषा का हम आगे पढ़ेंगे, आगे सारा डिटेल से पढ़ेंगे। लौकिक भाषा जो अभी पाणिनि, कात्यायन, वररुचि के द्वारा जो व्याकरण में लिखे गए हैं, जो आदेश आगम जो सारे किए गए हैं, यानी व्याकरण को एक सही तरीके से लिखा गया उनके द्वारा, तो वही क्या हो जाएगी कि लौकिक भाषा हो जाएगी, जो लोक में चल रही है अभी, यानी हम पढ़ते हैं। हम जो भाषा अभी जो पढ़ते हैं
जो ग्रामर पढ़ते हैं, ये कौन सी हो जाएगी आपकी लौकिक, क्योंकि वेदों में व्याकरण अलग होती है, जो वेदों में शुद्ध और अशुद्ध का बोध करवाती है, ज्ञान करवाती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, यानी जो पाणिनी है, भगवान पाणिनी है, ऐसा बताया जाता है कि सारी संस्कृत व्याकरण का जो या किया है वो पाणिनि इन्होंने क्या किया कि एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा तो उसमें क्या किया इन्होंने 3978 सूत्रों की रचना की, जिसमें पहला सूत्र होता है वर्धिरादेच और अंतिम सूत्र होता है ए। ठीक है, इनके द्वारा देखिए ऐसे बताया जाता है कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं भगवान शिव की डमरू से निकले हुए 9 पंचबारम। ठीक है, कि जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे तो उस समय उनकी डमरू, अब देखिए ये हमने पढ़ा। उसके बाद में है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वैदिक व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी है 63 64, यानी त्रिषष्टि चतुर्षष्टि वाह, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपके। तो व्याकरण में यानी पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होगी 63 और 64। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वैदिक व्याकरण में स्वर 21 और 22 होते हैं। अयोगवा वर्ण है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर किसी वर्ण से जुड़कर होता है तो वे क्या कहलाते हैं अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण न होकर के किसी दूसरे वर्ण के साथ जुड़ करके उच्चारण होता है तो वो क्या कहलाते हैं अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। आज व्याकरण परिचय की क्लास यहाँ तक ही होगी। इस अगले पार्ट में इसका व्याकरण परिचय कंप्लीट हो जाएगा। विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, कल रीट की एग्जाम देने वाले सभी मेरे साथियों को बेस्ट ऑफ लक। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।